ये एक सच्ची कहानी है जिसकी शुरुआत हुई 7 नवंबर 2018 की शाम को। इस वक्त केविन नाम का एक आदमी जो कि स्कूल बस ड्राइवर है, सभी बच्चों को अपने अपने घर छोड़ने जा रहा था। इसके बाद उसने बस को गैराज में लगाया और अपनी बॉस से पूछा कि क्या इस महीने थोड़ा ओवर टाइम कर सकता हूँ मैं। लेकिन बॉस ने कहा कि देखो, तुमसे पुराने बहुत लोग हैं यहाँ पर, अगर ओवर टाइम की जरूरत पड़ी तो प्रेफरेंस पहले सीनियर को मिलेगी, अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो तुम्हें बताऊंगी। फिर जब केविन घर पहुंचा तो उसे डॉक्टर का कॉल आया जो उसके कुत्ते का इलाज कर रहा था। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे कुत्ते का कैंसर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल चुका है, तुम्हें जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। अच्छा यही होगा कि इसे सुला दिया जाए। परेशान होकर केविन अपने कुत्ते के साथ उसके बचे हुए आखिरी घंटे बिताने लगा। मगर जैसे ही केविन को पता चला कि उसका बेटा आज भी स्कूल नहीं गया तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसका बेटा शॉन रोज नए नए बहाने लगाता था स्कूल ना जाने के। केविन ने उसे समझाने की कोशिश की कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है। शॉन को पता था कि उसके पिता ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, इसलिए वो केविन से कहने लगा कि आपने भी तो स्कूल बीच में छोड़ दिया था, मैं भी छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा। केविन ने उसे समझाने की कोशिश की कि पागल हो गया है क्या, मेरी तो मजबूरी थी, तुझे तो मौका मिल रहा है ना, और फिर मैंने जो गलती की वो तू क्यों कर रहा है। लेकिन शॉन ने बस चिढ़कर म्यूजिक की आवाज बढ़ा दी ताकि उसके पिता की बात उसे सुनाई ही न दे। केविन अपने परिवार को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वो अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी जीते हुए देखना चाहता था। खैर उदास होकर अब केविन अपने कुत्ते को लेकर डॉक्टर के पास चल दिया। जब वो केविन की जिंदगी में आया था तो बस एक छोटा सा प्यारा सा पिल्ला था। इतने लंबे समय तक वो केविन का सबसे खास दोस्त रहा है। उसने बड़े भारी मन से डॉक्टर से कहा कि सुला दीजिए इसे, अब मैं इसे और परेशान होते हुए नहीं देख सकता। अगले दिन अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया, तेज हवाएं चलने लगी, तूफान रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। तभी एक बिजली के खंभे में जोरदार धमाका हुआ और बिजली की तारें सूखे हुए पहाड़ों के ऊपर गिर गई। देखते ही देखते वहां हर तरफ आग फैल गई। ठीक इसी सुबह जब केविन अपने काम पर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि आसमान कुछ काला सा है। फिर वो रोज की तरह अपनी बस लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने निकल पड़ा। जब केविन वापस आया तो रूबी ने उससे कहा कि बस को मैकेनिक के पास ले जाओ, सर्विस करवा ही लो, इसकी ओवरटाइम दे दूंगी तुम्हें। ठीक उसी वक्त फायर डिपार्टमेंट को एक ट्रक ड्राइवर का कॉल आया और उसने पहाड़ों में लगी हुई आग की जानकारी फायर डिपार्टमेंट को दी। ये सुनते ही पूरा डिपार्टमेंट हरकत में आ गया। वो सीधा जहां आग लगी थी वहां के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ही उन्हें आग की लपटें दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ केविन अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन तभी उसे अपनी माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि शॉन की तबीयत बहुत खराब है, हमें उसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ फायर फाइटर्स की टीम आग के नजदीक पहुंचने ही वाली थी। अभी मैकेंजी ने हिसाब लगाया कि आग का सामना करना बहुत खतरनाक होगा, उन्हें तुरंत बैकअप टीम को बुलाना होगा। सिर्फ उनके बस की बात नहीं है। केविन ने बस को सर्विस के लिए छोड़ने से पहले अपनी माँ को फोन किया और कहा कि एक बार चेक करना शॉन को ज्यादा बुखार तो नहीं है। लेकिन तभी उसने देखा कि धुएं और राख के काले बादल उनकी तरफ आ रहे हैं। साथ ही वो जल्दी से अपने बेटे के लिए दवाई लेने चला गया। नुकसान को कम करने और आग को फैलने से रोकने के लिए फायर चीफ ने ऑर्डर दिए कि पूरे शहर की बिजली को बंद कर दो। लेकिन अब तक आग बहुत खतरनाक हो चुकी थी। आसपास के इलाके के कई घर आग की लपटों से घिर चुके थे और वहां के लोग उस इलाके से बाहर निकलने के लिए बेचैन होने लगे। आग की लपटों में आ गए घरों के लोगों को बाहर निकलते हुए देखकर हॉपकिंस को समझ आया कि बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसने तुरंत मेडिकल टीम को भी बुलाया। घर जाते वक्त केविन को उसकी बॉस रूबी का फोन आया, जिसने उसे ऑर्डर दिया कि बस को जल्दी से गैराज में वापस ले आओ, आग फैल रही है पूरी जगह पे। लेकिन केविन को नौकरी से ज्यादा अपने बेटे की चिंता हो रही थी। वो ऑर्डर्स ना मानते हुए दवाई की दुकान पर रुक गया। दुकान से बाहर आकर केविन ने देखा कि धुएं का वो बादल और ज्यादा घना होता जा रहा है और अब अपनी नौकरी बचाने के लिए वो जल्द से जल्द गैराज की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच फायर चीफ को पता चला कि जहां पर आग लगी है वहां पर ट्रक्स नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए वो पहाड़ों में फैल रही आग को रोकने के लिए एयरप्लेन्स की मदद मांगने लगे। उनके ट्रक्स उस एरिया से बचे हुए लोगों को निकालने का काम कर रहे थे। जब हॉपकिंस को महसूस हुआ कि वो सबको वक्त रहते आग से नहीं निकाल पाएगा तो उसने गाड़ी को एक छोटे तालाब के पास रोककर सबको पानी में भाग जाने को कहा। मदद मांगते हुए वो सबको शांत और सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। उधर हेडक्वार्टर्स में हवा के रुख को देखते हुए यह हिसाब लगाया गया कि जल्द ही पैराडाइज शहर इस आग की चपेट में आ जाएगा, इसीलिए पूरे पैराडाइज शहर को खाली करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया।
लेकिन उस फैली हुई आग और बिजली न होने की वजह से सभी सिग्नल फेल हो गए। तेज हवा की वजह से एयरक्राफ्ट भी आग को रोक नहीं पा रहे थे और अब टीचर्स बच्चों को घर पहुंचाने का रास्ता ढूंढने लगे। गैराज जाते हुए केविन को अपनी पिछली पत्नी लिंडा का कॉल आया। इसे पता चल गया था कि शॉन बीमार है। लिंडा ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारे पास छोड़ना ही नहीं चाहिए था मुझे उसे, क्या ध्यान रख रहे हो तुम। इतना कहकर लिंडा ने फोन काट दिया, जिस वजह से केविन ने परेशान होकर गाड़ी रोक दी और अपने बेटे को फोन करने लगा, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने अचानक से बस अपने घर की तरफ घुमा दी। उधर मैरी स्कूल से बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ वापस भेज रही थी और जिनके माँ बाप नहीं आए थे उसके लिए उसने प्रिंसिपल से पूछा कि अब क्या करें। तभी प्रिंसिपल ने गैराज में फोन करके रिक्वेस्ट की और बस मंगवाई। रूबी ने सभी ड्राइवर से पूछा कि कौन स्कूल के आसपास है। तभी केविन ने जवाब दिया कि मैं बच्चों को पिक कर लूंगा। स्कूल के बाहर पहुंचकर उसने हॉर्न बजाया, लेकिन हॉर्न की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी। जिसके बाद वो भागकर क्लास में गया और मैरी से बच्चों को बस तक ले जाने में मदद मांगी। मैरी को लगा कि वो इतने सारे बच्चों को अकेला नहीं संभाल पाएगा, इसीलिए वो बच्चों के साथ खुद भी बस में बैठ गई और दोनों मिलकर पैराडाइज स्कूल का सबसे तेज और छोटा रास्ता ढूंढने लगे। सभी सड़कों पर खतरनाक जाम था, तो केविन ने रॉन्ग लेन से जाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से आग बुझाने वाला ट्रक आ गया। वो लगभग टकराने ही वाले थे, लेकिन बाल बाल बच गए। रोड के साइड में भी छोटी छोटी जगहों पर आग लगी हुई थी। वो उसके ऊपर से होते हुए एक सेफ जगह पर पहुंच गए। उधर रूबी रेडियो पर केविन से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने अपने असिस्टेंट से फोन करवाया तो पता चला कि केविन के फोन में सिग्नल भी नहीं है। ठीक उसी वक्त पूरे पैराडाइज शहर को भी आग लगने से पहले खाली करने के ऑर्डर दे दिए गए, क्योंकि आग अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। केविन से बात करने की आखिरी नाकाम कोशिश के बाद रूबी और बाकी सभी कर्मचारी भी गैराज छोड़कर नजदीकी शहर की तरफ निकल पड़े, क्योंकि उस शहर में अब सबकी जान खतरे में थी। सफर के दौरान केविन मैरी से बातें करने लगा ताकि वो थोड़ा शांत हो सके, और तब उसे पता चला कि मैरी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी छोटे से शहर में गुजारी है, जबकि केविन अपनी जवानी के दिनों में यहाँ से चला गया था। वो कुछ महीने पहले ही लौटा जब उसे अपने पिता के गुजर जाने की खबर मिली। इस अफरा तफरी के बीच मैरी अपने 15 साल के बेटे जेक और अपने पति को याद करके खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। शांत होने के बाद वो बच्चों को देखने पीछे चली गई और उन्हें भी हौसला देने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी पता चला कि हॉस्पिटल भी आग की चपेट में आ चुका है। रे ने अपनी टीम को भेजा ताकि मरीजों को बचाया जा सके, और तभी उसे खबर मिली कि आग जितना उन्होंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा तेज फैल रही है। लोगों के लिए निकलने का रास्ता ढूंढते हुए फायर फाइटर्स को पता चला कि सारी सड़कें जाम हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत से ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों को बीच सड़क में छोड़कर भाग गए। तब रे ने अपने आदमियों को जाम में फंसी हुई गाड़ियां हटाने के ऑर्डर दिए, वरना जाम में फंसने की वजह से और ज्यादा लोग आग की चपेट में आ जाएंगे। जब केविन को पता चला कि हाईवे भी जाम हो चुका है तो वो बुरी तरह घबरा गया और एक बार फिर से उसने अपने बेटे को फोन लगाया, लेकिन शॉन अभी भी फोन नहीं उठा रहा था। केविन उसकी फिक्र में और परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी दादी तो उसे गाड़ी में ले जा नहीं पाएगी। खैर, आग को पास आते देखकर केविन ने मैरी से कहा कि स्टीयरिंग संभालो, और वो खुद नीचे उतरकर जाम को थोड़ा खुलवाने लगा ताकि वो लोग जल्द से जल्द वहां से निकल सके। रास्ते को थोड़ा साफ करने के बाद केविन ने दोबारा स्टीयरिंग संभाला। ये सोचकर उसने चैन की सांस ली कि अब तो पैराडाइज स्कूल से हम कुछ ही मीटर दूर हैं, लेकिन उनकी परेशानियां तो अभी शुरू ही हुई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्कूल भी आग की लपटों में झुलस रहा है और रेडियो बंद होने की वजह से रूबी इस बारे में उसे बता भी नहीं पाई। जल्द ही मैरी बस से उतर गई। उसे उम्मीद थी कि कुछ बच्चों के माँ बाप तो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आए होंगे, लेकिन जल्द ही वो समझ गई कि यहाँ पर कोई नहीं है, सभी इंसान यहाँ से जा चुके हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने केविन से कहा कि हमें बच्चों को लेकर जल्दी ही दूसरे शहर में जाना होगा। शायद बाकी लोग भी आग से बचने के लिए वहीं गए होंगे। अपने आसपास हर तरफ आग और राख देखकर बच्चे बहुत घबरा गए थे। उन्हें लग रहा था कि वो कभी अपने माँ बाप से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मैरी उन्हें जैसे तैसे शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस इलाके से बाहर निकलने के लिए जब केविन एक बड़े हाईवे की तरफ बढ़ा, तभी उसने देखा कि बिजली की तार हिल रही है और फिर अचानक उनमें से एक तार टूटकर नीचे भी गिर गई, जिस वजह से कई दुर्घटनाएं हुई। बस को उस तार के करंट से बचाने के लिए केविन को एक दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ा। वो सामने लगी हुई एक लकड़ी की दीवार को तोड़ते हुए आगे निकल गया
इस खतरनाक मोड़ के बाद वो हाईवे तक तो पहुंच गया, लेकिन ये देखकर तो वो सदमे में पहुंच गया कि पूरी सड़क बर्बाद हो चुकी है। गाड़ियों के बीच फायर फाइटर्स और पुलिस ऑफिसर्स अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को जैसे तैसे बचा रहे हैं। तभी केविन की नजर कुछ हथियार बंद लोगों के ऊपर गई जो जबरदस्ती गाड़ियों को लूटते हुए रहे थे। वो बस को भी हथियाने की कोशिश करने लगे। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए केविन ने दूसरी लेन में बस को चढ़ा दिया और एक के बाद एक कट मारते हुए जैसे तैसे रास्ते को पार कर लिया। उधर पड़ोसी शहर में रूबी ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या केविन का कोई अता पता लगा है। वो बच्चों से भरी हुई एक बस चला रहा है, लेकिन एक ड्राइवर ने बताया कि वो तो अभी तक यहाँ पहुंचे ही नहीं। इस पर रूबी बच्चों के माँ बाप को तसल्ली देने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो शांत कैसे हो जाते, वो अपने बच्चों की फिक्र में बहुत परेशान थे। इधर केविन मेन रोड से कुछ मील की दूरी पर था। अभी वो एक वर्कशॉप के पास पहुंच गया जहां वो अपनी जवानी के दिनों में काम किया करता था। उसकी जानकारी के हिसाब से उस बिल्डिंग के दूसरी तरफ एक सड़क है जो उन्हें शहर से बाहर निकाल देगी। वो निकलने ही वाले थे कि तभी बस में बैठे हुए एक बच्चे की तबीयत बहुत खराब होने लगी। इस धुएं और घबराहट ने बच्चों के शरीर पर बहुत असर डाला था। ये देखकर मैरी ने केविन को गाड़ी रोकने को कहा और वो बच्चे के लिए पानी ढूंढने निकल पड़ी। जाते हुए उसने केविन से कहा कि अगर वो 5 मिनट में वापस नहीं आई तो बिना उसके सफर जारी रखे। मैरी वहां पानी ढूंढते हुए एक वैन में घुस गई और वहां उसे पानी की बोतल से भरी हुई एक क्रेट मिली। वो दौड़कर बस की तरफ लौट ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक हथियार बंद आदमी दिखाई दिया, लेकिन तभी अचानक से पीछे एक धमाका हुआ जिस वजह से उस आदमी का ध्यान भटका और मैरी भागकर बस में चढ़ गई। केविन ने बस का इंजन स्टार्ट कर लिया, लेकिन धमाके से उठी आग ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे बस तक पहुंचने के लिए थोड़ा घूम कर जाना पड़ा। वर्कशॉप से निकलते ही थोड़ी देर बाद ही बस एक सुनसान कच्ची सड़क पर पहुंच गई। केविन ने बताया कि यही सड़क उन्हें वापस मेन हाईवे तक ले जाएगी, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ी घाटी को पार करना होगा जहां बहुत ही पतली सड़क है। ये रास्ता बहुत ही ज्यादा पतला था, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। रास्ते में केविन को कुछ लोग दिखाई दिए जो उस तरफ जा रहे थे जहां से केविन आया था। तब उसे समझ आया कि मेन सड़क पर जरूर पहले ही कब्जा हो गया होगा। जब वो लोग वहां से चले गए तो केविन ने नीचे उतरकर ध्यान से देखा कि उनके पास कोई रास्ता है भी यहाँ से निकलने का। जल्द ही उसे समझ आया कि उनकी बस आग के बीचों बीच आ चुकी है, कोई उन्हें बचाने तक नहीं पहुंच पाएगा। केविन वापस बस में लौट आया और इस नतीजे पर पहुंचा कि बच्चों को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अब उन्हें बस के अंदर ही इंतजार करना होगा। केविन को उम्मीद थी कि आग के उन तक पहुंचने से पहले ही फायर फाइटर्स उसे बुझा देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग जल्द ही मारे जाएंगे। इस दौरान केविन ने मैरी को उसकी मदद करने के लिए कहा। अपनी कमीज के छोटे छोटे टुकड़े काट कर उसने मैरी से कहा कि इन कपड़ों को पानी से भिगा दो ताकि बच्चे उसे एयर फिल्टर की तरह इस्तेमाल कर सके, और साथ ही केविन टेप से सभी डक्ट्स को बंद करने लगा ताकि धुएं को बस के अंदर आने से रोका जा सके। ये सब करके वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। कई घंटों तक आग पर काबू पाने की नाकाम कोशिश के बाद बेटी ने अपने बॉस से अकेले में बात करने की गुजारिश की। उसने बताया कि हमें रिपोर्ट मिल रही है कि कई लोग आग की वजह से अपनी गाड़ियों के अंदर फंसे हुए हैं। इसके अलावा हजारों लोग पैदल ही अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, और अगर फायर फाइटर्स इस मुसीबत को जल्द से जल्द काबू में नहीं ला पाए तो सुबह तक जान गंवाने वालों की संख्या कई हजारों में होगी। ये सब सुनकर रे को एहसास हुआ कि उसे आग बुझाने और लोगों को बचाने के बीच में फैसला करना होगा। फंसे हुए लोग बहुत ज्यादा थे तो उसने अपने सभी फायर फाइटर्स को ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालो, इसी चीज पर ध्यान दो। उधर बस में केविन ने बच्चों को खिड़कियों से थोड़ा दूर रहने को कहा क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से अब शीशे गर्म होने लगे थे। अब वो अपनी सीट पर बैठकर दिमाग को शांत करते हुए मदद का इंतजार करने लगा। उधर मैरी ने बताया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार इस शहर से बाहर कदम रखा है। एक बार छुट्टियां मनाने गई थी और दूसरी बार अपने हनीमून पर। बचपन से ही मैरी का विश्वास था कि अपने छोटे से शहर में वो बिल्कुल महफूज है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि ये जीने का कोई तरीका नहीं है। उसने अपने आप से वादा किया कि अगर वो इस आग से बच गई तो पूरी दुनिया घूमेगी, वो एक जगह घुट घुट कर नहीं जीने वाली। मैरी की तरह ही केविन को भी अपनी मौत सामने देखकर बहुत सी चीजें याद आई। 28 साल पहले उसका अपने पिता के साथ एक शाम झगड़ा हुआ था। मैं 16 साल का था, इतना नाराज हो गया कि घर छोड़ दिया।
फिर एक दिन अचानक माँ का फोन आया कि पापा बहुत बीमार है। मैंने सोचा कि एक आखिरी बार मिलकर सब कुछ ठीक कर लूंगा, लेकिन जब तक वापस आया वो जा चुके थे। अपने पिता को खोने के बाद केविन ने सोचा कि अपने बेटे के साथ अपना रिश्ता सही रखूं, लेकिन उस तरफ भी चीजें कुछ खास सही नहीं थी। ये सोचकर केविन रोने लगा कि मैं ना तो एक अच्छा बाप बन पाया, ना ही बेटा। उसी समय जैसे ही केविन को एहसास हुआ कि आग बस के करीब पहुंच रही है, तभी वो फुर्ती दिखाते हुए आग बुझाने वाला सिलेंडर लेकर बाहर निकला ताकि आसपास की आग को बुझाए उन्हें और समय मिल जाए। वो मैरी के साथ मिलकर बच्चों की जिंदगी को जितना लंबा हो सके उतना खींचने की कोशिश करता रहा। जब उसे समझ आ गया कि वो आग को गाड़ी तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगा, अब उन्हें आग की चादर से होते हुए ही जाना पड़ेगा। उसी पल उसे पता चला कि गर्मी की वजह से इंजन काम करना बंद कर चुका है, तो वो जल्दी से उसे ठीक करने के लिए दौड़ा। कुछ देर बाद उसने अंदर बैठी मैरी से कहा कि जल्दी से चाबी घुमाओ। खुशकिस्मती से इंजन स्टार्ट हो गया। अब केविन ने जल्दी से स्टीयरिंग संभाला और आग के बीच से गाड़ी निकाल, लेकिन ये रेस पर जोर से पैर रख दिया। जैसे ही वो आग की लपटों के बीच से गुजरे, बच्चे घबरा गए और उन्हें लगा कि शायद वो अपने माँ बाप को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। उस पल के लिए मैरी भी बहुत बुरी तरह डर गई। उसने अंदर ही अंदर अपनी मौत को अपना लिया था, लेकिन केविन फैसला कर चुका था कि वो कुछ भी करके बच्चों को सही सलामत उनके माँ बाप तक पहुंचाएगा। कुछ ही मिनटों में वो आग के बीच से गाड़ी निकालने में कामयाब हो गया। कुछ ही देर में वो आखिरकार सड़क पर पहुंच गए, पैराडाइज शहर पर छाए हुए धुएं के बादलों से दूर। केविन ने आखिरकार चैन की सांस ली। मैरी को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग जिंदा बच गए हैं। थोड़ी देर बाद बस पड़ोसी शहर के रेफ्यूजी सेंटर पहुंची और बच्चे फिर से अपने माँ बाप से मिल गए। ये देखने के बाद कि सभी बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया है, मैरी ने खुशी के मारे केविन को गले लगाया और उन सबको सही सलामत शेल्टर तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया कहा। अभी उसने अपनी बहन को अपने बेटे के पास खड़ा देखा और वो ये देखकर बहुत खुश हुई कि दोनों सही सलामत है। क्योंकि स्टीवन शहर से बाहर था, इसलिए मैरी जानती थी कि वो खतरे में नहीं है। दूसरी तरफ जब केविन रूबी से मिला तो रूबी की आंखों में आंसू आ गए। रूबी ने उसकी बहादुरी को सलाम किया। इतनी मुसीबत के समय पर भी तुम काम करते रहे। खैर, अपना मिशन पूरा करने के बाद केविन को अपनी माँ और बेटे की चिंता हो रही थी। लिस्ट देखने पर उसे पता चला कि उनके नाम तो यहाँ है ही नहीं। घबरा कर केविन पूरे शेल्टर में अपने परिवार को ढूंढने लगा। अभी उसने एक एम्बुलेंस के पास अपनी माँ को इलाज करवाते हुए देखा तो केविन ने तुरंत उनके पास जाकर पूछा कि माँ आप यहाँ तक कैसे पहुंची। जेरी ने बताया कि हमारा जो पड़ोसी है वो मुझे घर से सीधा यहाँ ले आया, जबकि शॉन को उसकी माँ लिंडा अपने साथ ले गई। आग फैलने की खबर सुनते ही वो जल्दी से अपने बेटे को बचाने पैराडाइज पहुंच गई थी। ये सुनकर केविन ने आखिरकार चैन की सांस ली। अगले दिन जब फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में कामयाब हो गए तो केविन ने अपने घर जाकर देखा कि क्या कुछ बचा है। उसने देखा कि सब कुछ जलकर राख हो गया था। अपने बेटे के बचपन की एक अधजली तस्वीर उठाकर केविन उदासी के साथ अपने घर को देखता रहा। तभी उसे एक गाड़ी अपने पास आती दिखाई दी। जैसे ही लिंडा ने गाड़ी पार्क की, तभी शॉन गाड़ी से उतरकर अपने पिता को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। उस लम्हे में केविन को यकीन हो गया कि अभी देर नहीं हुई है, वो अभी भी एक अच्छा पिता बन सकता है, अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना सकता है और इसके लिए जो भी जरूरी होगा वो सब करेगा।